अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर 12 न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज 1 देखते हैं। कहता विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल पार्टिकल। इस एमसीक्यूज में कह रहा है कि इन चारों पार्टिकल्स में से बताएं फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा होता है। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल पार्टिकल देख लेते हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल किसे बोलते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल जो है एक बुनियादी पार्टिकल होता है, ऐसा पार्टिकल है जो कि इनडिविजिबल होता है, यानी कि हम इसको मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। फंडामेंटल पार्टिकल जो है उसको मजीद सिंपल नहीं किया जा सकता। ये किसी भी अदर पार्टिकल से मिलके नहीं बनता, बल्कि खुद एक बुनियादी जरा होता है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन ऐसा पार्टिकल है जिसको हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, इसको मजीद सिंपल नहीं कर सकते, या ये जो पार्टिकल है किसी दूसरे पार्टिकल से मिलके नहीं बना। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम दूसरे पार्टिकल्स देखें तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मिजॉन्स, ये तीनों जो हैं वो क्वार्क से मिलके बने हुए हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी अदर पार्टिकल से मिलके नहीं बना। तो यही यहाँ पर क्या होगा, फंडामेंटल पार्टिकल होगा। और ऑप्शन हमारा जो है वो सी करेक्ट है। और यहाँ पर हमने एक बात ये भी याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो लेप्टॉन फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पार्टिकल्स क्रिएट्स एनिहिलेशन। एमसीक्यूज में कह रहा है कि पार्टिकल्स के जो पेयर दिए हुए हैं बताएं इनमें से कौन सा पेयर जो है वो एनिहिलेशन का प्रोसेस जो है वो क्रिएट करेगा। एनिहिलेशन का प्रोसेस तभी ही होता है जब एक पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल जो है वो किसी पॉइंट पर जाकर क्या करते हैं, मिलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये दो पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है वो क्या है, एंटी इलेक्ट्रॉन। जब ये दोनों किसी पॉइंट पर जाके मिलेंगे तो इनका जो मास है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। तो दो फोटॉन्स इमिट होंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो एनिहिलेशन के प्रोसेस में चार्ज कंजर्व रहता है, एनर्जी कंजर्व रहती है और मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। प्रोसेस की जो कंडीशन है वो क्या है कि जब भी एक पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल एनिहिलेट करेंगे तब ही फोटॉन्स क्या होंगे, इमिट होंगे। पर अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है वो एनिहिलेशन का प्रोसेस क्रिएट करेंगे। इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है उसको पॉजिट्रॉन बोला जाता है। ठीक है, प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन भी एनिहिलेशन का प्रोसेस क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। कंडीशन बस यही याद रखनी है कि जब पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल मिलेंगे तभी एनिहिलेशन का प्रोसेस होगा। एमसीक्यूज देखते हैं। कहता व्हेन अ न्यूट्रॉन चेंजेस इनटू अ प्रोटॉन देन वी विल ऑब्जर्व। एमसीक्यूज में कह रहा है कि जब न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में चेंज होता है तो कौन सा डिके होता है। जब भी न्यूक्लियस का न्यूट्रॉन डिके होके प्रोटॉन में चेंज होता है तो साथ में क्या इमिट करता है, इलेक्ट्रॉन इमिट होता है और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स इमिट होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन जब भी प्रोटॉन में चेंज होगा इलेक्ट्रॉन इमिट होगा और साथ में एंटी न्यूट्रिनो इमिट होगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन को बीटा नेगेटिव पार्टिकल भी बोलते हैं तो ये कौन सा डिके होगा, बीटा नेगेटिव डिके होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन या जिसको बीटा नेगेटिव पार्टिकल भी बोलते हैं वो इमिट होगा और साथ में एंटी न्यूट्रिनो इमिट होगा। एमसीक्यूज देखते हैं। कहता बारियन इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ। एमसीक्यूज में पूछ रहा है कि बारियन जो है वो कितने क्वार्क्स का मिलके बना है। हम देखते हैं क्वार्क क्या है। क्वार्क भी एक फंडामेंटल पार्टिकल है। जिस तरह इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल था उसको मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता था, इस तरह क्वार्क्स को भी मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो बारियन्स जो हैं वो 3 क्वार्क के मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है। यहाँ पर हमने एक बात ये याद रखनी है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये बारियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो 3-3 क्वार्क के मिलके बने। न्यूट्रॉन जो है वो अप डाउन डाउन क्वार्क का मिलके बना है, जबकि प्रोटॉन जो है वो अप अप डाउन का मिलके बना है। ठीक है, तो ये भी एमसीक्यूज पूछ सकता है। और अगर मिजॉन्स का पूछ ले तो मिजॉन्स जो है वो 2 क्वार्क के मिलके बने, एक क्वार्क का और एक एंटी क्वार्क का मिलके बना होता है। ठीक है, बारियन्स 3 क्वार्क के, जबकि मिजॉन्स जो है एक क्वार्क का और एक एंटी क्वार्क का मिलके बना होता है। ठीक है, एमसीक्यूज देखते हैं। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस हैज नेग्लिजिबल इफेक्ट बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एमसीक्यूज में कह रहा है कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स के ऊपर कौन सी फोर्स का जो इफेक्ट है वो क्या हो, निग्लिजिबल हो। ठीक है, तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस दी हुई हैं, इसमें से वो फोर्स बतानी है जिसका एलिमेंट्री पार्टिकल्स के ऊपर इफेक्ट क्या हो, 0। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका इफेक्ट जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के ऊपर क्या होता है, निग्लिजिबल होता है या 0 भी कह सकते हैं। कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड करती है, मैसेज पे डिपेंड करती है। ठीक है,
एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क्स, ये जो हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। चूंकि इन पार्टिकल का मैस बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, इसलिए चूंकि मैस स्मॉल होने की वजह से उसके ऊपर जो फोर्स है उसका इफेक्ट भी क्या होता है? निग्लिजिबल होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जीरो होता है। मैस ग्रेटर होता जाएगा उतना ही फोर्स का इफेक्ट भी ज्यादा होता जाएगा। मैसेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटेशनल फोर्स। एलिमेंट्री पार्टिकल का मैस स्मॉल होता है, इस वजह से उनके ऊपर जो फोर्स लगती है उसका इफेक्ट भी निग्लिजिबल कह सकते हैं, या फिर ऑलमोस्ट जीरो। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट है। एमसीक्यूज देखते हैं, कहता स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन न्यूक्लियॉन्स ऑफ। एमसीक्यूज में कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो किन न्यूक्लियॉन्स पर एक्ट करती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। न्यूक्लियॉन्स हमें पता है किसको बोलते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। न्यूक्लियर फोर्स जो है वो न्यूक्लियॉन्स को होल्ड करती है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो चाहे ये प्रोटॉन प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो या प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, ऑल टाइप के न्यूक्लियॉन्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं, कहता Which one of the following radiation particles has the highest ionization power? एमसीक्यूज में कह रहा है कि फॉलोइंग पार्टिकल्स में से बताएं हाईएस्ट आयोनाइजेशन पावर किस पार्टिकल की है। आयोनाइजेशन पावर जो होती है वो चार्ज पे डिपेंड करती है और मैस पे डिपेंड करती है, यानी जिस पार्टिकल का चार्ज ज्यादा है और जिस पार्टिकल का मैस ज्यादा है उसकी आयोनाइजेशन पावर ज्यादा होगी। अगर हम इन चारों पार्टिकल्स में से देखें, पार्टिकल का मैस ज्यादा है और अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज भी +2 का है, ये जब भी किसी एटम से टकराएगा उसको आयोनाइज करता जाएगा स्ट्रॉन्गली। हाईएस्ट आयोनाइजेशन पावर जो है वो अल्फा पार्टिकल की है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। आयोनाइजेशन पावर का ऑर्डर कुछ इस तरह होता है, अल्फा पार्टिकल का मैस ज्यादा है, इसके ऊपर चार्ज भी +2 का है, तो ये ज्यादा आयोनाइज करेगा। उसके बाद आयोनाइजेशन पावर आती है बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव की, इनकी तकरीबन सेम होती है। इनके ऊपर चार्ज क्या है? -1 का या फिर +1 का है, और साथ में इनका मैस अल्फा पार्टिकल से कम है, ठीक है। और सबसे कम आयोनाइजेशन पावर है गैमा पार्टिकल की। गैमा पार्टिकल के ऊपर चार्ज भी 0 होता है और इसका मैस भी 0 होता है, इस वजह से इसकी आयोनाइजेशन पावर सबसे कम है। तो यहाँ पर आयोनाइजेशन पावर के लिए हमें याद रखना पड़ेगा कि जिस पार्टिकल का मैस ज्यादा है और जिसका चार्ज ज्यादा है वो मोर आयोनाइज करता जाएगा किसको? इलेक्ट्रॉन्स। एमसीक्यूज देखते हैं, कहता व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। में कह रहा है कि इन चारों पार्टिकल्स में से बताएं कि पेनिट्रेटिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, ठीक है। तो पेनिट्रेटिंग पावर के लिए हम लोगों ने याद रखना है कि वो पार्टिकल देखना है जिसका मैस सबसे कम हो और चार्ज भी उसका सबसे कम हो, तो वो पार्टिकल जो है वो ज्यादा पेनिट्रेट करेगा किसी भी मैटर के अंदर, ठीक है। अगर हम देखें तो अल्फा, बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव और गैमा पार्टिकल, इन चारों में से जो गैमा पार्टिकल है वो ऐसा पार्टिकल है जिसका चार्ज भी 0 होता है और इसका मैस भी 0 होता है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का फोटोन है। तो गैमा पार्टिकल जब भी किसी मैटर से टकराएगा तो ये पेनिट्रेट करेगा डीपली, ठीक है, बाकी अदर पार्टिकल्स के मुकाबले में, क्योंकि अदर पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज भी है और उनका कुछ ना कुछ मैस भी है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट है। पेनिट्रेटिंग पावर का ऑर्डर जो है कुछ इस तरह होता है, गैमा पार्टिकल की पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा है, उससे कम बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव की है, और सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर है अल्फा पार्टिकल की, ठीक है। आयोनाइजेशन पावर के लिए हम लोगों ने देखना है जिस पार्टिकल का चार्ज ज्यादा है, मैस ज्यादा है, वो मोर आयोनाइज करेगा, और पेनिट्रेटिंग पावर के लिए हमने देखना है कि जिस पार्टिकल का चार्ज 0 है, मैस 0 है, वो मोर पेनिट्रेट करेगा। तो ये दोनों जो है वो रिवर्स ऑर्डर में है, इनको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं, कहता चेंज अकर्स इन एटॉमिक मेंबर ऑफ अ न्यूक्लियस बट इट्स मैस नंबर रिमेन्स द सेम बाय डिके ऑफ। इस एमसीक्यूज में कह रहा है कि किस किस्म के डिके में एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है Z वो चेंज होगा जबकि उसका मैस नंबर A जो है वो चेंज नहीं होगा। तो बताएं कि इनमें से कौन सा डिके होगा जिसमें ये, देखिए एग्जांपल देखते हैं कि कार्बन जो है वो नाइट्रोजन में जब चेंज होगा तो पहले कार्बन का जो मैस नंबर A है वो कितना है? 14, इसको बोलते हैं मैस नंबर, ठीक है। और एटॉमिक नंबर जो है वो उसका Z जो है वो कितना है? 6 है। जैसे ही कार्बन 14 6 जो है नाइट्रोजन 14 7 में चेंज होगा तो साथ में क्या इमिट होगा? बीटा नेगेटिव पार्टिकल प्लस एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। पता चला कि जब भी बीटा नेगेटिव पार्टिकल इमिट होगा या बीटा पॉजिटिव इमिट होगा, ठीक है, मैस नंबर सेम रहेगा जबकि एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, या तो एक नंबर इंक्रीज कर जाएगा अगर बीटा नेगेटिव इमिट होता है, और अगर बीटा पॉजिटिव इमिट होगा तो एक नंबर क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है।
एमसीक्यूज देखते हैं, कहता है इन अ न्यूक्लियस अ न्यूट्रॉन चेंजेस इनटू अ प्रोटॉन, द एटॉमिक नंबर चेंजेस बाय 1, द मास नंबर ऑफ। एमसीक्यूज में कह रहा है कि न्यूट्रॉन जब चेंज होकर प्रोटॉन बनेगा, एटॉमिक नंबर जो है वो 1 टाइम इंक्रीज हो जाता है। नंबर का पूछ रहा है कि बताएं कि मास नंबर डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा या सेम रहेगा। पर हम एक एग्जांपल देखते हैं, न्यूट्रॉन जो है वो चेंज हो रहा है किसमें, प्रोटॉन में। तो जैसे ही न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होगा तो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, जिसको बीटा नेगेटिव पार्टिकल भी बोलते हैं, और साथ में एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, पहले देखते हैं न्यूट्रॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है। यहाँ पर Z क्या है, 0 है, जबकि उसका मास नंबर A क्या है, 1 है। जैसे ही न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होगा तो उसका मास नंबर जो है वो 1 का 1 ही रहा, जबकि उसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 1 टाइम इंक्रीज हो गया। एमसीक्यूज में भी कह रहा था कि एटॉमिक नंबर जो है वो 1 टाइम इंक्रीज होगा, मास नंबर का बताएं क्या मास नंबर जो है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। चूंकि पहले भी मास नंबर 1 था और बाद में भी मास नंबर 1 ही रहा, तो इट्स मीन कि मास नंबर ना ही इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा, बल्कि क्या होगा, रिमेन सेम रहेगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट है। में एमसीक्यूज 13 और 14 जो हैं वो सेम नेचर के हैं, बस यहाँ पर क्या हुआ है, स्टेटमेंट उन्होंने दोनों में थोड़ी सी घुमाई हुई है। ठीक है, तो ये थे हमारे चैप्टर 12 के एमसीक्यूज जो कि हमने डिस्कस कर लिए हैं। अल्लाह हाफिज।